So, this is the new book of class 8th and we have a new chapter जिसका नाम है Natural Resources and Their Uses. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हमें नेचर से फ्री गिफ्ट में मिलते हैं. डिपेंड करता है कि हम उसका अच्छा यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. कैसे करना है अच्छा यूज, शायद ये चैप्टर हमें सिखा दे. Concerned social scientists and clear what we need to do, we must move toward a regenerative economy, an economy that operates in harmony with nature, reposing used resources, minimizing waste, replenishing depleted resources, to the initiate wisdom of nature herself, the ultimate regeneration and recycler of all resources. Said by Christiana Figures and टॉम राइवेट कैरनेट द फ्यूचर वी चूज. ये एक बुक से लिया गया है. इस बुक का नाम है द फ्यूचर वी चूज, एक ऐसा फ्यूचर जिसे हमने चुना. इसमें क्या कहा गया है इस बुक में कि जो चीजें हमें हमारे नेचर से मिल रही है फ्री गिफ्ट के रूप में, फ्री गिफ्ट के रूप में क्या क्या है, रीजनरेटिव इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जिसको हम बार बार बना सकते हैं. पहली चीज, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें शांति हो, नेचर से रिलेटेड, और एक ऐसा पर्पस हो कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या होते हैं जैसे कि हवा, पानी, है ना, या फिर और भी बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे कोयला जो हमें नेचर से मिलता है, या लकड़ी जो नेचर से मिलती है पेड़ पौधों से, या जीव जंतु, ये सारे रिसोर्सेज हैं. इन सब का हम कितना बेहतर यूज कर सकते हैं. और किस चीज को कम करना है हमें, वेस्ट को कम करना है, वेस्ट को मैनेज करना, मैनेजमेंट. जो चीजें खत्म हो रही है, डिप्लेटेड का मतलब होता है बच्चों खत्म होने वाली चीजें, या जो कम हो रही है उनको कैसे हम, रिप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा भरना. जो चीजें खत्म हो रही हैं उसको दोबारा कैसे भरा जाए, हाउ टू रिप्लेनिश दैट रिसोर्सेज, मतलब हाउ टू रिप्लेनिश डिप्लेटेड रिसोर्सेज, दोबारा कैसे भरे हम उन रिसोर्सेज को जो हमारे खत्म हो रहे हैं. इसके लिए हमें अपने विजडम से काम लेना पड़ेगा और नेचर का साथ देना पड़ेगा. तब जाके नेचर, अगर मान लो कोई पेड़ हमने काट दिया और हम पेड़ लगाए ही नहीं, हम लगातार काटते ही रहे, तो क्या कभी पृथ्वी वापस अपने आप को रिप्लेनिश कर पाएगी? नहीं. अगर हम पेड़ों को सही तरीके से यूज करें तो उन पेड़ों से बनते हैं बीज, है ना, और वो बीज दोबारा पेड़ बनाते हैं, तो हमें नए पेड़ लगाने की जरूरत ही ना पड़े. कभी भी पेड़ अपने आप को खुद पैदा कर लेगा, हमें जरूरत नहीं है पैदा करने की, हमें बीज. लेकिन अभी हमें बीज क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा काट रहे हैं, तो वो अपना जो साइकिल है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है. क्योंकि एक पेड़ जब बूढ़ा होएगा तो वो इससे पहले कई हजार पेड़ तैयार कर चुका होगा अपने बीज से, है ना. जैसे एक आम का पौधा अगर 15-20 साल जिंदा रहता है तो हर साल उसमें आम लगेगा. अगर हर साल नहीं भी लगेगा, अगर मान लेते हैं हर 2 साल में लगेगा, तो 7 साल तो लगेगा ना. और एक आम के पेड़ में कम से कम 100-200 आम होते हैं, तो यानी हर साल उसने 200 पेड़ तैयार कर दिए, है ना. अगर हम उस तरीके से देखें तो नेचर अपने आप को रिप्लेनिश कर देती है, लेकिन हमें उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी होती है. ओके, ये चैप्टर बेसिकली 3 सवालों का जवाब देगा. इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो 3 सवालों के जवाब चैप्टर के एंड में हमें मिल चुका होगा. पहला है नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस किस कैटेगरी में बांटते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी होती है. दूसरी चीज, नेचुरल रिसोर्सेज को बांटा कैसे जाता है. बांटने का मतलब है कि जैसे मेरी लाइफ है पूरी और इसमें मुझे नेचुरल रिसोर्सेज का कहां कहां यूज हो रहा है. जैसे पानी का यूज अलग अलग जगह पे, पेड़ों का यूज अलग अलग जगह पे, है ना, खाने वाली चीजों का जो मिल रहा है, कोयला वगैरह हमें नेचर से मिल रहा है, उसका यूज, हमारी लाइफ में क्या क्या यूज है ये भी हम पढ़ेंगे. उसके अलावा हम पढ़ेंगे अनसस्टेनेबल. बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल. सस्टेनेबल बहुत आसान वर्ड है, ये अभी से लेकर 10th क्लास तक आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप इसे ढंग से अभी पढ़ ले. ये 10th 12th तक ये वर्ड आता है. सस्टेनेबल वर्ड का मतलब होता है कोई चीज हम अभी कैसे कर रहे हैं और वो फ्यूचर जनरेशन को
मिल रही है या नहीं मिल रही। समझ में आई बात? यानी हमारे अभी के द्वारा किए गए कामों पे फ्यूचर जनरेशन को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम पानी का सही यूज करें, हवा को पॉल्यूट ना करें, तो आने वाली जनरेशन को पानी अच्छा मिलेगा, है ना, और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, यानी ऐसा वातावरण जिसमें पॉल्यूशन नहीं है ना। लेकिन अगर अभी हम दे दनादन गाड़ियां खरीद रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो आगे आने वाली जनरेशन को सस्टेनेबल चीजें नहीं मिलेगी। तो सस्टेनेबल का मतलब होता है फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमारे ऐसे काम जो फ्यूचर जनरेशन के लिए किए जा रहे हैं। तो सस्टेनेबल यानी अच्छा कर रहे हैं, और जब अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अनसस्टेनेबल। जब हम पेड़ों को काट रहे हैं, जब हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, सारी चीजें खराब कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम अनसस्टेनेबल। ठीक है, और सस्टेनेबल मतलब चीजों को हम बचा रहे हैं, फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली हमें उस बात पे फोकस करेगा। लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर। यहां पे भी हमें एक और फॉल देखने को मिल रहा है, बड़ा प्यारा सा। यह है दूध सागर वाटरफॉल, दूध सागर वाटरफॉल, जो कि है गोवा में। ये भी एक फॉल है, नदियां बह रही है देखो, लेकिन एक पहाड़ की ऊंचाई से बह रही है ना। तो दूध सागर वाटरफॉल है इंडिया का, ये गोवा में है। चलिए, यहां पे हमें देखने को मिल रहा है फिगर में, हिमाचल प्रदेश में। ये देखो, द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखो, एक चीज आपको मैं बता दूं, कभी पहाड़ी एरिया में जाओगे ना, तो देखो कि कहीं से भी पानी निकल के आ रहा है, बह रहा है। इवन तो पहाड़ों में ना लोग टोटी जैसे हम जमीन में छेद करके लगाते हैं, पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है। पहाड़ों में पता क्या होता है, पाइप लिया, किसी पहाड़ में चिपका दिया, पानी आएगा टोटी में आने लग जाएगा तुरंत। और वो टोटी बंद ही नहीं होती है, वो खुली रहती है टोटी हमेशा। यानी उसमें हमेशा पानी, आपको ठंडा पानी देखने को मिलेगा पहाड़ों में। और पहाड़ों में कहीं से भी नदी बहने लग जाती है बीच से। जैसे जो उत्तराखंड से आपको मालूम होगा, नदियां पहाड़ों से अचानक बीच से आ जाती है कहीं से भी। तो उसी तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है। जैसे यहां से क्या किया गया है, पाइप लगा दिया गया है। अब ऊपर से पानी आएगा प्रेशर में, और यहाँ एक पंप लगा दिया जाएगा, वो पंप घूमेगा घूमेगा, पानी तो खैर बह के निकल जाएगा, पंप को घुमा देगा, और पंप के घूमने से बनेगी बिजली, और उस बिजली का यूज कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से इसे हम अच्छा यूज कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। एक पानी जो बस यूं ही बह के निकल जा रहा था, उसको हमने काम के लायक बनाया, है ना। ठीक इसी तरीके से यहां आपको दिख रहा होगा एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है। ये मशीन किसी समुद्र या नदी के बीच में लग रही है, ऐसा ही लग रहा है कि किसी समुद्र या नदी के बीच में होगी। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये शायद तेल निकाल रहे होंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। समुद्र के नीचे जमीन होती है ना, उस जमीन के नीचे तेल होता है, समुद्र के ऊपर ये प्लेटफॉर्म बना रखा है और उससे निकाला जा रहा है। तो ये भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम नेचर से निकाल रहे हैं। जो हम तेल निकालते हैं वो तेल नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हिंदी में। इसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल, केरोसिन, सीएनजी, कोल कार सब बनते हैं। एक से ही 10 चीजें निकलती हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, क्वेश्चन है हमारा, नेचर कब एक रिसोर्स बन जाता है, नेचर कब हमारे लिए फायदेमंद होगा, नेचर का कब हम फायदा उठा सकते हैं। मतलब फायदा उठाने का मतलब गलत वे में नहीं, उसको अच्छे तरीके से फायदा उठाना, ताकि वो क्या बन सके, सस्टेनेबल बन सके, फ्यूचर के लिए काम आ सके। चलिए देखते हैं। नेचर का मतलब होता है टोटलिटी ऑफ लाइफ या नॉन लाइफ। नेचर दो तरीके से है, या तो जिंदा है या बेजान है, जिसमें जिंदगी नहीं। कैसे, जिंदा चीजें जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, सब जिंदा है ना। और जो चीजें जिंदा नहीं है, जैसे कि कोयला, मिट्टी, ये सब नॉन है, लेकिन है तो नेचर ही ना। तो नेचर को हमने दो भागों में बांट दिया, एक जिसमें लाइफ है, एक जिसमें लाइफ नहीं है। दोनों ही इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, लेकिन इन दोनों को किसने नहीं बनाया, इंसान ने नहीं बनाया इन दोनों चीजों को, ये अपने आप बनी हुई है।
इंसान क्या करता है, सिर्फ इसका यूज करता है। ह्यूमन सस्टेनेंस करते हैं। सस्टेनेंस का अगर मैं सीधा मतलब बताऊं तो होता है यूज करना। तो चीजों को इस्तेमाल ह्यूमन करता है और उससे फिर नई चीज बनाता है। जैसे कि कोयला है, कोयला खोद के निकाला या पेट्रोल निकाला, क्रूड ऑयल निकाला, अब इस क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाया, इसी क्रूड ऑयल से केरोसिन बनाया, मिट्टी का तेल, है ना। तो नेचर क्या करता है, हमें रिसोर्सेज देता है। इंसान क्या करता है, उसका सस्टेनेंस करता है, उसको यूज करता है और यूज करता है अलग अलग तरीकों से, नई नई चीज बनाते हैं, आविष्कार करते हैं नेचर से मिली हुई चीजों, और उसको क्या करते हैं, कंज्यूम, कंजप्शन, इसका मतलब भी यूज होता है। इसीलिए जब हम नेचर से मिली हुई चीजों का यूज करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, जब नेचर से कोई चीज मिली और उसका हमने यूज किया तो वो हमारे लिए क्या बन गए, रिसोर्स बन गए। तो रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, द थिंग्स और द लाइफ और नॉन लाइफ फॉर्म्स विच इज गिवन बाय नेचर एंड यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड रिसोर्सेस। जो दिया जाता है नेचर के द्वारा और उसका यूज किया जाता है इंसानों के द्वारा, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। बात आ गई समझ में। एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे पेड़ इन्वायरमेंट का पार्ट है और इंसानों ने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया। हम क्या करते हैं, उसे काटते हैं, उससे लकड़ी बनाते हैं, उसका फर्नीचर बनाते हैं। तो ट्री क्या हो गया, एक ट्री क्या हो गया, ट्री एक रिसोर्सेज है। You have to note this. Tree is a resource. Okay. अब हम कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ओशन के अंदर पाया जाता है ना। उसको हम अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको निकालते हैं, और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन सैक्रेड ग्रोव्स। तो जब तेल को निकाला जाता है तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा पैसा क्यों खर्च होता है, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी मशीन लगी। अब इस मशीन, ये भी मशीन तो चल रही होगी ना किसी चीज पे, इसमें इंसान भी लगे होंगे, लेबर भी लगा होगा। इस मशीन को समुद्र के बीच में लगाने के लिए भी कितना कुछ लगा होगा, है ना। समुद्र के बीच में गड्ढा किया गया होगा, उसके बीच से पानी निकाला गया होगा, पिलर बनाया गया होगा, उसमें सीमेंट भरा गया होगा, मशीनें लगाई गई होंगी, ड्रिल किया गया होगा, तब जाके तो पेट्रोल मिला ना। तभी इसका कॉस्ट क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। अच्छा, कई सारे ऐसे भी चीजें हैं जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज की पूजा की जाती है, आपने देखा होगा। जैसे अगर आप पहाड़ों में चले जाओ या फिर किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पे कबीले लोग रहते हैं, पुराने लोग जंगलों में, तो वो पेड़ों की पूजा करते हैं, वो जमीन की पूजा करते हैं, वो बादलों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, हर चीज की। क्यों? क्योंकि वो उसको देवता समझते हैं, है ना। इसका कहने का मतलब यह है, देवता क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि उसी के कारण तो उनकी जिंदगी है। अगर वो चीज नहीं रहेगी तो उनकी जिंदगी भी नहीं रहेगी, है ना। तो कहीं कहीं पे पेड़ों को काटना मना होता है, क्योंकि पेड़ों को पवित्र माना जाता है। एक इसी तरीके का आंदोलन चला था उत्तराखंड में, जिसको कहते हैं चिपको मूवमेंट। जब कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले वहां पेड़ काटने आए थे, तो वहां की महिलाओं और लोगों ने पेड़ों से चिपक के, क्या हम इसे काटने नहीं देंगे, पेड़ों को बचाया। तो इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट कहते हैं। तो ये चीजें किस लिए है, क्योंकि हमें नेचर से प्यार है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, है ना। उसी के कारण तो हम जिंदा है। तो कहीं कहीं पे इसको सैक्रेड माना जाता है, सैक्रेड। ये सैक्रेड वर्ड, इसका मतलब होता है पवित्र, पवित्र है। पेड़ हमारे लिए पवित्र है, कहीं पानी पवित्र है, हर चीज जो नेचर से मिलती है उसको पवित्र माना गया है। ओके ओके। तो इसके आगे हमने देखा कि सैक्रेड का मतलब पवित्र होता है, यानी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज या सभी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए पवित्र होते हैं। It should be technologically accessible and its exploitation should be economically feasible, culturally acceptable. देखो, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो रिसोर्स कब बनेगा, तीन बातें आपको बहुत खास ध्यान रखनी है। कोई रिसोर्स कब बनेगा, उसको यूज हम कब कर पाएंगे। पहला,
टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिकली वो दूसरा एक्सप्लॉइट कर सके उसको हम, इकोनॉमिक फिजिबल हो, मतलब एक्सप्लॉइटेशन इकोनॉमिक, इसी में इकोनॉमिकली फिजिबल, एंड द लास्ट वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये क्वेश्चन बनता है कि ऑन व्हाट टाइम वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज, का यूज कब कर सकते हैं? तीन चीजों में कर सकते हैं, अगर ये तीनों में एक भी फेल्ड है तो नहीं कर पाएंगे। पहला, टेक्नोलॉजी, कोई रिसोर्सेज है हमें पता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, अभी मैंने बताया। अब इसके लिए मैंने टेक्नोलॉजी बनाई, मशीन बनाई, तभी तो निकाल पा रहा हूं। अगर मशीन नहीं होती तो क्या निकाल पाता? जैसे कुछ लोग कहते हैं हवा से बिजली बनाना, कई देश काम करते हैं, हमारा इंडिया नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे पास उस टेक्नोलॉजी के लिए पैसा नहीं है, पैसा इकोनॉमिक फिजिबल है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो बेटर, अगर हमारी इकोनॉमी नहीं उसको अफोर्ड कर पा रही है, ये भी देखना पड़ेगा और कितना महंगा है ना। आप देखो जैसे ईरान, इराक जैसे देश है, उसमें तेल बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ नहीं है। ये भी तो एक सीन है ना, वो देश अमीर है ना, हमारा हम सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि हमें सारी चीजें खरीदनी पड़ रही है उनसे। तो पहले तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी रिसोर्सेज मिल पाएगा। हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए इकोनॉमिकली कि हम उस चीज को निकाल सकें। मान लो टेक्नोलॉजी ले भी आए तो उसमें तो पैसा चाहिए ना, बिना पैसे के थोड़ी आएगा। और तीसरी बात, मान लो कि किसी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं आदिवासी, आप गए वहां, कह रहे यहाँ पेड़ बड़े अच्छे हैं, आप सब लोग जाओ यहाँ से और मैं ये सारे पेड़ काटूंगा, तो वहां के लोग क्या आपको काटने देंगे पेड़? ये वहां के कल्चर के खिलाफ है ना, तो आप बिना उनसे परमिशन के तो नहीं काट सकते। तो रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी उस कल्चर के लोग उसे माने। अगर हम कोई नई चीज ला रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा इंडिया में वेस्टर्न ड्रेस पहनना बहुत अजीब माना जाता है। हम जब यूरोपियन या वेस्टर्न ड्रेस यानी छोटे कपड़े जब हम पहनते हैं तो क्या पहन के आ गया भाई, है ना। तो हमारा कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को। ऐसे ही नेचर में भी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी चीजें होती हैं जहां उस चीज को पवित्र माना जाता है ना, उस चीज की पूजा होती है, तो पहले आपको वहां के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होता है। ठीक है, वरना लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लड़ाई होंगी, दंगे होंगे, दिक्कत हो जाएगी। ओके, कल्चरली एक्सेप्टेबल क्यों बोला? क्योंकि कुछ चीजों को निकालते समय एक नेगेटिव कॉन्टेशन बनता है, यानी उसकी नेगेटिव मीनिंग निकल जाती है, वहां पे लोग उस चीज के लिए लड़ेंगे। इन द कंटेक्स्ट वी यूज इट हियर, इट मींस एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन, कंजप्शन। तो तीन चीजें हैं, एक्सट्रैक्शन, उसका यूज कैसे करेंगे और उसको कंज्यूम कैसे करेंगे। पृथ्वी के पास बहुत खजाना है, रिसोर्सेज बहुत है पूरी पृथ्वी में, हर जगह पे भर भर के रिसोर्सेज है, लेकिन इसको बनने में कितने साल लगे हैं? मिलियन ईयर्स। ये एक दिन में नहीं बनता है। आप 1 लीटर पेट्रोल चला देते हो, इसको बनने में 1000 ऑफ ईयर लग जाता है। हम एक पेड़ को काट देते हैं, बनने में पेड़ बनने में 10 साल 12 साल लग जाते हैं, एक पूरा मजबूत पेड़ बनने में, और हमें काटने में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगता है ना। तो किसी भी चीज को बनने में, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज, पुराने नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं, और इंसान जो उसको है यूज करना सीखता है। These include the most obvious ones like water, air, soil, and also the not so obvious ones like कोयला, petrol, precious stones, metal, ore, timber। देखो कुछ चीजों का यूज तो सब करते हैं, सब। हवा में सांस लेना सब ले, पानी पीना सब पी रहे, है ना। मिट्टी में सब है, घर बने हुए हमारे, खाना वहीं से आता है। कुछ चीजों का यूज सब करते हैं, तो ऐसे जिसको सब करते हैं उसको ऐसी चीजों को कहते हैं मोस्ट ओबियस। जिस चीजों का यूज सब करें, सब यूज करें, हाँ, तो मैंने कहा जो चीजें सबको मिल जाए, सबको मिले,
जिसका एक्सेस सबके पास हो, तो वो होता है मोस्ट ओबियस, सब यूज कर सकते हैं, मोस्ट ओबियस। और जो ना मिले वो नॉट सो ओबियस, मतलब जिसके लिए आपको पैसा खर्च भी करना पड़े या फिर थोड़ा पैसा कमाना पड़े, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल वगैरह, ये सब नॉट सो ओबियस है। पेट्रोल, सोना चांदी हर किसी के पास नहीं होता, हीरे हर किसी के पास नहीं होते, है ना। पेट्रोल भी हर कोई नहीं ले सकता, जो ज्यादा गरीब है, जो नहीं यूज कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पीछे स्टोन, मेटल ओर्स, टिम्बर वगैरह, ये सब चीजें, इनको हम कहते हैं नॉट सो ओबियस। ओके, तो ये था हमारा आज का, पूरा ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा वरना दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज्ड। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक।